गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में उसका जो सामाजिक संगठन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत के सामाजिक संगठन के इतिहास में वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, जो सामाजिक विभाजन के रूप में वैदिक काल से विद्यमान है। प्राचीन भारतीय समाज में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। तो ये ऐसी व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों बनाई, इसके भी कई कारण थे। प्राचीन जो ऋषि मुनियों विचारकों ने ऐसे जीवन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण किया जो आज भी भारतीय सामाजिक संगठन का आधार बने हुए हैं। सामाजिक संगठन में परिवार और पारिवारिक व्यवस्था में वर्ण, संस्कार, आश्रम व्यवस्था और जाति व्यवस्था अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। वर्ण और जाति व्यवस्था का अस्तित्व केवल भारत में ही रहा है। आश्रम व्यवस्था और संस्कारों की व्यापकता हमारे सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता रही हैं। प्राचीन भारतीय समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। इस देश के प्राचीन ऋषि मुनियों ने मानव समाज को उसके कार्यों के आधार पर 4 वर्णों में बांटा था। ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी भी समाज के मनुष्यों को 4 वर्गों में विभाजित करते थे, जो पढ़ने, पढ़ाने, धार्मिक कर्मकांड का अनुष्ठान करने और धर्मानुसार आचरण के लिए प्रेरित करने का काम करें, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। देश की सुरक्षा, शांति और व्यवस्था स्थापित करना ये क्षत्रिय वर्ग का कार्य था। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार वाणिज्य, व्यवसाय आदि द्वारा सर्वसाधारण लोगों द्वारा धन अर्जित किया जाना, ये जो कार्य थे ये वैश्य वर्ग करता था। इन जो 3 वर्गों के लोगों की सेवा में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे वे शूद्र कहलाते थे। इस प्रकार पहले प्रारंभिक काल में वर्ण नहीं थे, ये 4 वर्ग थे जो कि अपना अलग अलग कार्य करते थे। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में ये वर्ग व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। ये जो व्यवस्था हमारे ऋषियों ने इसलिए की थी कि भारत के प्राचीन जो विचारक थे उन्होंने सोचा था कि सभी लोग अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करें और राज्य संस्था का भी ये कर्तव्य है कि वह सभी लोगों के स्वधर्म में स्थिर बनाए रखे। इसलिए इस वर्ण धर्म का पालन करने में व्यक्ति और समाज का हित और कल्याण दोनों ही था। इसलिए अपने जो समाज की निरंतरता और गतिमान बनाए रखने के लिए ये जो वर्ण व्यवस्था वो लागू की गई थी। इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों के जो कर्तव्य हैं उनमें अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान ग्रहण करना आदि थे। और क्षत्रिय के कार्यों में या दायित्वों में अध्ययन, दान देना, शस्त्र द्वारा आजीविका प्राप्त करना और प्राणियों की रक्षा करना आदि थे। वैश्य वर्ण के कार्यों में अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य
थे। और शूद्र का स्वधर्म द्विजातियों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना, और यही इसका मुख्य, अन्य वर्णों की सेवा करना, यही इसके कार्य थे। अब प्राचीन भारत के इतिहास में अलग अलग कालों में इस व्यवस्था का रूप है वो परिवर्तित रहा है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था यानी जो भारतीय इतिहास में वैदिक काल दो भागों में था, ऋग्वेदिक काल और उत्तरवैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल में अंत में इस काल के अंत में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी, यानी ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप है वो लचीला था और वर्ण बदलना भी आसान था। परंतु वैदिक काल का दूसरे भाग यानी उत्तर वैदिक काल में इस वर्ण व्यवस्था में जटिलता पैदा हुई। इस काल में वर्ण व्यवस्था क्रम के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई, व्यवसायिक भी आनुवंशिक होने लगे और समाज स्पष्ट है 4 वर्णों में विभक्त हो गया। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में कठोरता पैदा हुई। सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था और वर्ण भेद और अधिक हो गए। ब्राह्मणों को अन्य वर्णों से श्रेष्ठ समझाना जाने लगा था। गौतम धर्मसूत्र में कहा गया कि राजा अन्य सभी से तो श्रेष्ठ है किंतु ब्राह्मणों से नहीं है, और ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना राजा का परम कर्तव्य है। इस प्रकार सूत्र काल में भी वर्ण व्यवस्था का रूप काफ़ी कठोर रहा। समाज में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों का था और ब्राह्मणों के बाद में क्षत्रियों का स्थान था। क्षत्रियों का कार्य बाह्य शत्रुओं से देश की जनता की रक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना ये थे, किंतु इन कार्यों के लिए ब्राह्मणों के सहयोग की आवश्यकता स्वीकार की गई है। इस प्रकार इस काल में समाज में सभी वर्णों की स्थिति न केवल असमान थी बल्कि प्रत्येक वर्ण के लिए कानून भी पृथक पृथक थे और विभिन्न वर्णों के व्यक्तियों के लिए एक ही अपराध के लिए दंड व्यवस्था भी भिन्न भिन्न थी। तो इस प्रकार सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था सबसे अधिक जटिल थी और किसी भी प्रकार का वर्ण परिवर्तन भी नहीं होता था। बौद्ध काल में वर्ण व्यवस्था यानी बौद्ध और जैन धर्म का जिस समय उदय हुआ था भारत में, उस समय वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी। बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था और सामाजिक समानता पर बल दिया था। इस युग में ब्राह्मणों और क्षत्रियों में सामाजिक स्थिति के संबंध में प्रतिद्वंदिता प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी। इस काल में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने जन्म के स्थान पर कर्म को सामाजिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण माना था। तो इस प्रकार इस काल में वैश्य और शूद्र की स्थिति में भी सुधार आया और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती मिली थी। मौर्य युग में वर्ण व्यवस्था। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के यात्रा विवरणों से मौर्य युगीन वर्ण व्यवस्था का स्वरूप हमारे सामने
स्पष्ट होता है। इस समय भी समाज को स्पष्ट 4 वर्णों में विभाजित किया गया था और जो कार्य इन वर्णों के बताए गए हैं पहले वही कार्य थे। कौटिल्य ने विविध वर्णों के प्राय वही कार्य बताए हैं जो कि धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित किए गए हैं, किंतु कौटिल्य ने जो शूद्र के स्वधर्म में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को सम्मिलित किया है वह धर्मशास्त्रों से भिन्न है। संभवतः वैश्यों के सहायक के रूप में या स्वतंत्र रूप से शूद्र भी इस युग में कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे और शिल्प को शूद्रों का कार्य मान लिया था। इस प्रकार इस काल में भी शूद्रों की स्थिति में सुधार दिखाई देता है और मौर्य युग के में भारतीय समाज में अनेक ऐसे वर्णों की भी सत्ता थी जिन्हें परंपरागत 4 वर्णों के अंतर्गत रखना संभव नहीं था। फिर भी इनकी स्थिति शूद्रों के समक्ष मानी जा सकती है, किंतु चांडाल थे उन्हें समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। इस प्रकार मौर्य युग में वर्ण व्यवस्था सूत्र काल की जैसी कठोर नहीं थी। गुप्त व मध्य युग में वर्ण व्यवस्था मौर्योत्तर काल में जो वर्ण व्यवस्था का रूप विकसित हुआ था वही गुप्त युग और मध्य युग में भी विद्यमान रहा था। यही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण विद्यमान थे। गुप्त काल के बाद मध्ययुगीन भारत में भी और गुप्त काल में भी वर्ण का आधार जन्म रह गया था। जन्म के आधार पर किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र माना जाता था। अब ये कदापि संभव नहीं था कि कोई व्यक्ति कर्मों के आधार पर ब्राह्मण वर्ण में या वीरता के आधार पर क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित हो सके। यदि किसी व्यक्ति का जन्म वैश्य कुल में हुआ है तो विद्वान व याज्ञिक कर्मकांडी होने पर भी वह वैश्य ही कहलाएगा और यदि अपनी सैनिक शक्ति से राज सत्ता प्राप्त करने पर भी वह वैश्य ही समझा जाएगा। गुप्त काल में चातुर्वर्ण्य इसी रूप में प्राप्त हो चुका था और वही मध्यकाल तक विद्यमान रहा था। इस प्रकार आज हमने प्राचीन भारतीय समाज में स्थापित वर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया है। इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनको हल करके आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया करो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।